हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो करंट अफेयर्स की प्रतियोगिता दर्पण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज की सीरीज में हम लोग देखेंगे अक्टूबर 2025 का प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल। ये देखिए बीपीएससी एडीओ के लिए खास होने वाला है। बीपीएससी एडीओ वाले जो छात्र हैं जिनका एग्जाम 14 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे फैक्ट्स के साथ। इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब किस आयु के वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा लाभ के पात्र हैं? तो ये देखिए आयुष्मान भारत योजना काफी पहले से ही स्टार्ट है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। उस चेंजेस के बारे में हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 70 वर्ष या फिर उससे अधिक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं वह भी अब इस स्कीम के तहत कवर होंगे। तो राष्ट्रपति ने घोषणा की कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा, चाहे उनकी आय कितनी भी क्यों ना हो। तो पहले देखिए ये था कि अगर एक आय होना चाहिए कि इतना मिनिमम उनका मैक्सिमम आय होना चाहिए, तभी जाके वह स्कीम में कवर होंगे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, एक बैरियर हटा दिया गया है कि अगर मिनिमम 70 ईयर्स के हैं या फिर इससे ज्यादा के कोई नागरिक हैं तो वो भी इस स्कीम के तहत कवर होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत प्राप्त करने के लिए कौन सा लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया है? तो ये देखिए हमारा एक मिशन है विकसित भारत, उसे हमें अचीव करना है। तो अचीव करने का ईयर पूछा जा रहा है कि कब तक हम लोग ये मिशन अचीव कर लेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2047। तो 79th इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2025 पर लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्षमताओं का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो ये देखिए विकसित भारत योजना जो है हमारा जो रोड मैप है उसी का एक हिस्सा है। यहाँ लेकिन खास एआई को डेवलप करने के लिए बोला जा रहा है, ग्लोबल हब बनने की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया एआई मिशन। तो भारत को एआई क्षमताओं से लैस करने और वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इंडिया एआई मिशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 2047 की ओर बढ़ते हुए देश के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए एआई का उपयोग करना है। तो ये विकसित भारत योजना जो हमारा रोड मैप है उसी के लिए एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि ये सब पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस तकनीक ने सरकार को बिना किसी रिसाव यानी लीकेज और देरी के नागरिकों को लाभ प्रदान करने में सक्षम बनाया है? तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस यहाँ वर्ड्स को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके पूछा गया है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये देखिए एक प्रणाली है, इसने यह सुनिश्चित किया है कि कल्याणकारी भुगतान यानी वेलफेयर जो ट्रांसफर होता है बिना किसी बाधा, रिसाव या देरी के सीधे लक्षित नागरिकों तक पहुंचे। पहले क्या था, ये जो डीबीटी के आने से पहले ये बेसिकली जनधन योजना के तहत ही किया जा रहा। जो लाभार्थी थे, जैसे जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं उसके तहत आपको सब्सिडी मिल रहा है या फिर स्कीम के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का रहा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का था, वो एक चैनल से आता था। अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, सपोज करिए वह कोई पेंशन योजना दे रही है, तो वह पेंशन योजना के तहत जो भी फंड रिलीज किए जाते थे गांव के लोगों को, तो वो बेसिकली कैसे आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पास किया, फंड रिलीज किया, अब वो आएगा डिस्ट्रिक्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट क्या करेगा, फिर भेजेगा ब्लॉक के पास, ब्लॉक फिर भेजेगा अपने अपने पंचायत में, और पंचायत के बाद फिर जो लाभार्थी हैं उनको मिलेगा। तो इस बीच में क्या था कि ये लीकेज होने का और डिले होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते थे, स्कीम का पैसा कब आ रहा है और मिल रहा है कब। लेकिन ये जो डीबीटी मेथोडोलॉजी यूज किया गया है, ये सिस्टम यूज किया गया है कि अब डायरेक्ट जो जनधन खाता है इस स्कीम में लिंक होना चाहिए, आपको डिटेल्स देना होता है, और जो भी आपके स्कीम के जो फायदे हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो डायरेक्ट जनधन खाते में ही ट्रांसफर हो जाता है। इसी को बोला जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अगस्त 2025 में नई दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो उन्होंने 6 अगस्त 2025 को कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। ये भवन बेसिकली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसका हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है ये कर्तव्य भवन 3 बनाने का? तो ये विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय को एक ही कार्य क्षेत्र में लाना है, इसका उद्देश्य है। और साथ में उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जो पुरानी इमारतें हैं वह ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई थी, जबकि नई इमारतें जो हैं 21वीं सदी के आधुनिक भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये सेंट्रल विस्टा आपने देखा होगा, ये मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करता है।
और जो पुराना बिल्डिंग था वो ब्रिटिश काल का बनाया हुआ था, ब्रिटिशर्स द्वारा ही बनाया गया था, तो उन्हें हमें रेंट पे करना होता था लगभग सालाना 1,000 करोड़। तो अब हम लोग अपने बिल्डिंग में शिफ्ट कर जाएंगे तो हम लोग ये खर्चे से तो बच जाएंगे। तो उन्होंने इस बात को भी स्पेसिफाई किया कि नए कैंपस में स्थानांतरण से लगभग 1,000 करोड़ की वार्षिक बचत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए पीएम मोदी द्वारा घोषित 10 वर्षीय मिशन का नाम क्या है? तो एक तरीके का मिशन है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी और टेररिज्म को काउंटर करेगा। तो ये 10 साल के लिए मिशन ये लॉन्च किया गया है। उस मिशन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिशन सुदर्शन चक्र। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोध को मजबूत करने के लिए 10 वर्षीय योजना मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है। इसका उद्देश्य आधुनिक खतरे के खिलाफ सुरक्षा प्रणालियों को सशक्त बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को कितना प्रोत्साहन दिया जाएगा? प्रोत्साहन मतलब कि ये जो स्कीम है विकसित भारत रोजगार योजना, इसके तहत जो पहली बार एम्प्लॉयड रहेंगे उनको कितना इंसेंटिव मिलेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15,000। तो 15,000 वो एक बार में नहीं दिया जाएगा बल्कि 3 किस्तों में। जो भी पहली बार नौकरी चाहने वाले हैं उनको 3 किस्तों में 15,000 तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है 79th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर, जो वर्ष 2025 में मनाया गया था। और इस स्कीम का अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोले तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY। इसका क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जॉब क्रिएट करना, उसको बढ़ावा देना और फॉर्मलाइज करना, ताकि ये जो हमारा विजन है विकसित भारत @2047 इसको हम लोग अचीव कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय गहरे समुद्र तेल और गैस अन्वेषण मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर डीप सी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, इसकी घोषणा की गई थी। यह किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा? रेगिस्तानी तेल क्षेत्र, हिमालयी संसाधन, समुद्र के भीतर या फिर नदी डेल्टा पर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह समुद्र के भीतर के एरिया को कवर करेगा। तो ये जो राष्ट्रीय गहरे समुद्र तेल और गैस अन्वेषण मिशन है नामक एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि हम लोग आयात निर्भरता को कम करें। जो हम लोग ये क्रूड ऑयल पे, पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट है कि वो हम लोग इंपोर्ट ही कराना पड़ रहा है दूसरे देशों से, चाहे मिडिल ईस्ट हो गया या फिर यूएसए, उस चीज को हम लोग कम करें। तो हम लोग अपने देश में ही इस चीज को, जो रिसोर्सेज हैं ये क्रूड ऑयल के, वो विद इन द सी बेड यानी कि समुद्र तल के नीचे हम लोग उसको खोज करें। ये इस मिशन के तहत इसका यही उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय प्रधानमंत्री के नाम लाल किले पर सर्वाधिक बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड है? इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू जी या फिर मनमोहन सिंह जी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए उनके नाम 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड है। उनके बाद किनका नंबर आता है? तो इंदिरा गांधी जी का 16 बार, और नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 तक 12 बार झंडा फहराया है। तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग बोले किन्होंने फ्लैग होइस्ट किया है लाल किले पर, तो वह जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत को अगस्त 2025 में अपना 16वां C-295 परिवहन विमान प्राप्त हुआ है। परिवहन विमान कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये शुरुआती 16 विमान कहाँ निर्मित किए गए थे? तो देखिए ये हमें अगस्त में 16वां विमान प्राप्त हुआ है, तो इससे पहले बेसिकली 15 हमें प्राप्त हो चुका है। तो ये 16वां कहाँ निर्मित किए गए थे? क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिवियल स्पेन। तो देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सितंबर 2021 में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ, तो उसमें जो 16 विमान है वो सिवियल स्पेन से फ्लाई अवे स्थिति में वितरित किए जाने थे। तो टोटल अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कि कितना विमान हमें मिलेगा, तो टोटल 56 था, जिसमें से 16 सिवियल स्पेन से हमें प्राप्त होगा और बाकी बचे 40। तो 40 विमानों का निर्माण गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड सुविधा में किया जाना है। प्रतियोगिता दर्पण सीरीज में अभी तक हमने किस किस मंथ के डेटा कंप्लीट कर लिए हैं? ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे जुलाई 2025 का कंप्लीट हो गया है, फिर अगस्त 2025 का, सितंबर 2025 का, और अभी अगस्त 2025 का कंप्लीट हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 दिन में मैं दिसंबर 2025 तक का डेटा कंप्लीट कर दूंगा, जो कि आपके AEDO के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि AEDO का एग्जाम अभी है अप्रैल में और हम लोग दिसंबर तक का ही डेटा पढ़ेंगे, ये 2025 का डेटा पढ़ेंगे, बजट सर्वे और जनवरी फरवरी का डेटा नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ एक बात को आप गौर करिएगा, सबसे पहले AEDO का एग्जाम जो है 10 जनवरी को वो निर्धारित कर दिया गया था और उसके कुछ दिन पहले ही इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। तो संभावना है कि क्वेश्चन तो निर्माण हो गए होंगे, क्वेश्चन बन गए होंगे,
वो प्रिंट भी हो गए होंगे। तो अब 2 महीना या 3 महीना एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है, तो अब नए सिरे से तो क्वेश्चन बनाए नहीं जाएंगे। अब जनवरी में अगर क्वेश्चन बन गए हैं तो फिर उसके बाद फेब में आपका बजट प्रस्तुत होता है और जनवरी का डेटा तो इंक्लूड किया नहीं गया होगा। तो जो भी करंट अफेयर के सेक्शन रहेंगे वो जनवरी 2026 के पहले के ही रहेंगे। वो आपकी चॉइस है। अगर आप देखना चाहते हैं तो बजट 26-27 का जो प्रेजेंट हुआ है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और इकोनॉमिक सर्वे 25-26 वाला भी पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगस्त 2025 में त्रिसेवा संवाद रन संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो ये रन संवाद 2025 एक 2 दिवसीय त्रिसेवा संवाद 26 से 27 अगस्त 2025 को महू मध्य प्रदेश के आर्मी वॉर कॉलेज में आयोजित किया गया था। और वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रन संवाद के दौरान जोर दिया था कि रक्षा में हम लोग आत्मनिर्भरता अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक आवश्यकता हमारी बन गई है। तो जो भी डिफेंस जो रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं वो हम लोग उसमें सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, इसी बात पे उन्होंने विशेष बल दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अगस्त 2025 में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किन 2 स्टेल्थ फ्रिगेट्स को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में रहते हैं। इन सब से स्टेल्थ फ्रिगेट से कौन सा नया एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। तो ये देखिए 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है इसको प्रोजेक्ट 17A के तहत। अब इससे भी एडवांस्ड क्वेश्चन आता है क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए कि ये दोनों जो स्टेल्थ फ्रिगेट हैं इनका निर्माण कहाँ किया गया है और किस कंपनी ने इसका निर्माण किया गया। तो INS उदयगिरी की अगर हम लोग बात करें तो इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि मुंबई में स्थित है उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और INS हिमगिरी की हम लोग बात करें तो इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। तो ये भी फैक्ट यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि इससे ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और पहले भी आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 9 सितंबर 2025 को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA का उम्मीदवार कौन है? तो देखिए हालांकि ये संपन्न हो गया है, सभी को इसका आंसर भी पता होगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमें जानने की जरूरत है। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी, CP राधाकृष्णन जी अभी वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं और यही NDA की तरफ से उम्मीदवार थे। अब ऑपोजिशन भी अपना उम्मीदवार को नामित करेगा। ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, तो सभी पार्टीज को अपना अपना एक कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करना होता है। तो NDA की तरफ थे CP राधाकृष्णन जी। अब ये स्थिति क्यों आई है उपराष्ट्रपति चुनाव की? तो आपको पता होगा कि अगस्त में जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, अपने हेल्थ इश्यूज के कारण उन्होंने इस पद से रिजाइन दे दिया था। उसके बाद फिर से ये इलेक्शन हुआ तो उसके लिए जो पार्टीज हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल CP राधाकृष्णन जी को NDA ने अपना उम्मीदवार प्रेजेंट किया था। वही अगर हम लोग ऑपोजिशन पार्टीज की बात करें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश B सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये CP राधाकृष्णन जी हैं जो अभी वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 का उद्देश्य किस नियामक निकाय की स्थापना करना है? कौन सी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी को ये बनाना चाहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल स्पोर्ट्स रेगुलेटरी बोर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NSRB भी हम लोग बोलते हैं। तो ये लोकसभा से पास हुआ था अगस्त 11 को और राज्यसभा में ये 12 अगस्त को पास हो गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये एक नेशनल स्पोर्ट्स रेगुलेटरी बोर्ड के निर्माण का प्रस्ताव करता है। ये क्यों प्रस्ताव करता है? ये खेल संघों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, इसीलिए इसकी सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगस्त 2025 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत कितने स्मारक संरक्षित हैं? कितने ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्ट किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3685। और सबसे ज्यादा इसकी संख्या कहाँ है मॉन्यूमेंट्स की? तो उत्तर प्रदेश में लगभग 700 से अधिक है। उसके बाद कर्नाटक में आता है मॉन्यूमेंट्स के और हेरिटेज में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत 500 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगस्त 2025 में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि यानी इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की वार्ता का 24वां दौर या फिर 24वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स हुए थे इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें क्या पॉइंट्स निकल के आए हैं? तो सबसे पहले ये इसका जो 24वां दौर था ये 19 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और यह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसका उद्देश्य क्या था? तो ये दोनों देश के बीच में जो सीमा विवाद है उसका स्थायी समाधान खोजना था, जो 2020 में
एलएसी पर सैन्य गतिरोध के बाद तनावपूर्ण बना हुआ था। तो 2020 में आपको पता होगा कोविड लॉकडाउन वाली स्थिति थी, तो उस समय इंडिया चाइना बॉर्डर, ये एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ही हम लोग इंडिया चाइना बॉर्डर बोलते हैं, उसी जगह पे इंडिया और चाइना के मिलिट्री के बीच में कुछ गतिरोध हुआ था। तो उसके बाद ये सीमा को बंद कर दिया गया था। दोनों तरफ के रिप्रेजेंटेटिव की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के साइड से थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, और वहीं चाइना की तरफ से वहां के विदेश मंत्री थे वांग ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव थे अपने अपने देश की तरफ से। किन बातों पर बात हुई, तो विदेश मंत्रियों के बीच बैठक के दौरान चीन ने कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को बहाल करने, बुनियादी ढांचे के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स की आपूर्ति करने और टनल बोरिंग मशीन्स, जो टनल्स होते हैं पहाड़ के बीच से जो रास्ता बनाया जाता है उसी को हम लोग टनल बोलते हैं, तो उसके लिए जो मशीन इस्तेमाल होते हैं उसी को बोलते हैं टनल बोरिंग मशीन्स, वह प्रदान करने के प्रति उन्होंने पॉजिटिविटी व्यक्त की है, जो भारतीय निर्माण परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण है। और किन बातों पर बात हुई, तो दोनों देशों के बीच भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की दिशा में काम करने पर ये दोनों देश सहमत हुए, और तीर्थ यात्रा के दायरे और सुविधाओं का भी विस्तार पर चर्चा हुआ। उसके बाद अगर हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लिपू लेक पास, सिपकीला पास और नथुला पास को फिर से ओपन करने के लिए उन दोनों देश व्यक्त हो गए, मतलब पॉजिटिविटी दिखाएं कि हाँ इनको हम लोगों को ओपन कर देना चाहिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 115वां। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए रैंकिंग जो है 163 देशों के बीच में जारी किया जाता और इंडिया की पोजीशन 2025 में 115वें स्थान पर है। वहीं 2024 की हम लोग बात करें तो मामूली सा सुधार हुआ है हमारे रैंकिंग में, 2024 में हम लोग 116वें स्थान पे थे। यह रिपोर्ट, यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसको शॉर्ट में आईईपी भी बोलते हैं। इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 2025 का रिपोर्ट इसका 19वां एडिशन था। अगर हम लोग रिपोर्ट से बात करते हैं, इंडेक्स से बात करते हैं, तो हम लोग बेसिकली यही देखते हैं कि टॉप का देश कौन है, किस देश द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है या फिर किस इंस्टीट्यूट द्वारा यह जारी किया जाता, इंडिया की क्या पोजीशन है और सबसे लास्ट में कौन है, टॉप और लास्ट और इंडिया का रैंकिंग। आइसलैंड 2008 से दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। तो अगर हम लोग टॉप पोजीशन की बात करें तो आइसलैंड की है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आयरलैंड है और थर्ड पे न्यूजीलैंड है। वही अगर हम लोग सबसे लास्ट की बात करें तो रसिया को यह प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके देश में चल रहे संघर्ष और आंतरिक अस्थिरता के कारण रसिया को सबसे लास्ट पोजीशन दिया गया है, यानी कि 163वां। यूक्रेन 162वें पे है और सूडान 161वें पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगस्त 2025 में भारत की यात्रा करने वाले फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर। इनको बोंगबोंग मार्कोस के नाम से भी जाना जाता है और वह 4 से 8 अगस्त 2025 तक भारत का दौरा उन्होंने किया था। यह कई वर्षों में, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई वर्षों में फिलीपींस के राष्ट्रपति की यह पहली भारत यात्रा थी, जो राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इन दोनों देशों के बीच में कुछ बातें हुई, जैसे कि फिलीपींस सरकार ने अगस्त 2025 से भारतीय पर्यटकों यानी इंडियन टूरिस्टों के लिए 1 साल के वीजा फ्री एंट्री पायलट प्रोग्राम की घोषणा की है। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कि इंडियंस जो है, इंडियन रेसिडेंट जो है, अगर फिलीपींस जाते हैं तो 1 साल तक उनका वीजा फ्री एंट्री होगा। किसी भी देश में आप जाते हैं तो आपको वीजा लेना होता है, उसके लिए चार्जेस पे करना होता, लेकिन यहाँ पे वहाँ वीजा की जरूरत नहीं है। तो ये टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद का 25वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 25वां समिट जो है वह कहां आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तियानजिन। तो यह शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन की अध्यक्षता में तियानजिन चीन में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तेजी से पिघलने के कारण हाल ही में चर्चा में रहा पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है। तो देखिए कई बार ग्लेशियर से भी क्वेश्चन आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के सैंता क्रूज प्रांत में स्थित इसे अक्सर व्हाइट जाइंट भी बोला जाता है। और यह इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो ये पिघल रहा है, तो पिघलने, जब ग्लेशियर पिघलता है वो ऑलरेडी न्यूज में आ जाता,
और सबसे बड़ी बात कि यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो जब ग्लेशियर पिघलता है उसके कई सारे कारण होते हैं। सबसे मेजर कारण जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लेशियर पिघलने के कारण बहुत सारे उसके इम्पैक्ट भी, बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। नवंबर 2025 में UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का 30वां सत्र यानी COP30 कहां आयोजित किया जाएगा? तो क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि COP30 का आयोजन कहां किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेलेम, ब्राजील। तो इसका प्राथमिक लक्ष्य, ये जो COP30 होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो ये 30वां संस्करण है उसका। तो ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का उद्देश्य क्या होता है? वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना और जलवायु जोखिमों पर सहयोग बढ़ावा देना। तो ये बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए ही कंडक्ट किया जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेटर प्राइज इस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये पहली बार वितरित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके नेतृत्व में इक्वेटर पहल संरक्षण के माध्यम से गरीबी कम करने के सामुदायिक प्रयासों को मान्यता देती है। तो देखिए इसका उद्देश्य है कि गरीबी कम करना। ये बेसिकली किस चीज को फोकस करती है कि गरीबी कम करना, लेकिन संरक्षण के माध्यम से। तो वैसे लोगों को ये टारगेट करके उनको अवार्ड प्रदान करती है। तो ये 2025 में जो प्रदान किया गया है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए, यानी कि प्राकृतिक आधारित जो समाधान है वह प्रदान करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर 10 विनर्स का चयन किया गया है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया को भी यह अवार्ड दिया गया है। उनमें कर्नाटक की बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी शामिल है। तो ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है बीबी फातिमा, जो कि कर्नाटक का है, SHG, उसको भी यह अवार्ड से नवाजा गया है। इस समूह को क्यों नवाजा गया है? तो उन्होंने बाजरा आधारित बहुफसल बीज बैंकों और सौर ऊर्जा प्रसंस्करण में उनके काम के लिए यह मान्यता दी गई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। केरल में स्वास्थ्य अलर्ट पैदा करने वाले दिमाग खाने वाले अमीबा को वैज्ञानिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए पहली बार नहीं है कि इस तरीके का हेल्थ अलर्ट इशू हुआ है केरला में, जो कि ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण हुआ है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेग्लेरिया फाउलेरी। ये देखिए गर्म ताजे पानी में पाए जाने वाला एक स्वतंत्र अमीबा है। यह नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और प्राइमरी अमोबिक मेनिंजोएन्सेफलाइटिस, PAM बोलते हैं इसको, इसका कारण बनता है। तो एन्सेफलाइटिस आपने नाम सुना होगा, बिहार में कई बार ये नाम हमें देखने को मिलता है गर्मी के दिनों में, जिसको चमकी बुखार हम लोग बोलते हैं। तो उसी का ये विकराल रूप है प्राइमरी अमोबिक मेनिंजोएन्सेफलाइटिस। तो इसका कारण बनता है जो अक्सर घातक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? ये देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्रास्त्र। तो ये 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। इसमें 354 वैगन है, 7 इंजन है और 209 किलोमीटर की यात्रा इसने 5 घंटे 10 मिनट में पूरी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सत्यपाल मलिक, जिनका निधन अगस्त 2025 में हुआ है, वह किस ऐतिहासिक घटना के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे? तो देखिए ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, लेकिन उसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। वह घटना बेसिकली पूछी जा रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 370 को हटाना। इससे पहले ये बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था और उन्होंने ही वहां का विधानसभा को भंग किया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था इस आर्टिकल 370 के हटने के कारण। उन्होंने बिहार, गोवा, मेघालय के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। इनका डेथ हो गया है अगस्त 2025 में ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो हर साल नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन यह किस चीज को, अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग। 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग की याद में यह नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में लॉन्च किए गए श्रेष्ठ यानी कि स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यों की दवा नियामक प्रणालियों को सुदृढ़ करना है, यानी कि उसको स्ट्रेंथन या फिर मजबूत करना है। ये बेसिकली उनकी दवा नियामक प्रणालियों को स्ट्रेंथन करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। यह सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दवा नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन करने, दवाओं में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया एक पारदर्शी और डेटा आधारित ढांचा है।
तो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं बिहार स्पेशल। तो चलिए बिहार स्पेशल का पहला क्वेश्चन देखते हैं। गहन पुनरीक्षण के बाद बिहार में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किस तारीख तक निर्धारित है? तो बिहार में आपने सुना होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण यह लागू किया गया था। तो इसका फाइनल जो वोटर लिस्ट है वह किस डेट को जारी किया गया था? सवाल में बेसिकली यही पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 सितंबर 2025। चुनाव आयोग ने 1 जुलाई 2025 से बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया था। यह शुरू क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? हो सकता है यह भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो बेसिकली ये जो पुराना हमारा वोटर लिस्ट था बिहार का, उसको रिवाइज करने के लिए उसमें बहुत सारे डबल एंट्री थे। जैसे कोई एक सिटीजन है, वो क्या कर रहा है, बिहार का नागरिक है, हो सकता है कि वह इस डिस्ट्रिक्ट में भी वो वोटर लिस्ट में एडेड है और इस डिस्ट्रिक्ट में पलायन के कारण तो दोनों जगह उनका नाम वोटर लिस्ट में है। तो इस चीज को रिवाइज करना जरूरी था। तो इसका जो फाइनल वोटर लिस्ट है पुनरीक्षण के बाद वह प्रकाशित किया गया था 30 सितंबर 2025 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार से ही। स्वतंत्रता दिवस किट में प्रदर्शित टिकुली कला मुख्य रूप से किस शहर से संबंधित है? तो देखिए बिहार का तो है, लेकिन यह किस शहर का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना। देखिए टिकुली कला जो है पटना बिहार का एक अनूठा शिल्प है, यूनिक आर्ट है, जिसमें कांच या फिर लकड़ी की सतहों पर छोटी विस्तृत पेंटिंग शामिल होती है। ये टिकुली कला जो है उसका एक उदाहरण, एक इमेज है। तो यूजुअली क्या है, या तो ये ग्लास सरफेस पे बनाया जाता है या लकड़ी के सरफेस पे। तो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा ग्लास के सरफेस पे ही। इसको टिकुली आर्ट बोलते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज करेंगे कि मधुबनी पेंटिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। स्वतंत्रता दिवस किट के संदर्भ में उल्लिखित सिक्की घास किस राज्य के शिल्प से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंस डे किट बॉक्स है ये सिर्फ बिहार से संबंधित नहीं था, लेकिन यहाँ सवाल पूछा जा रहा है जो सिक्की घास है तो वह बिहार से ही संबंधित था। उसके बारे में डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। तो ये बिहार के मिथिला क्षेत्र का एक पारंपरिक शिल्प है और यह जो इंडिपेंडेंस डे किट बॉक्स था ये इसी घास से बनाया गया था। तो इंडिपेंडेंस डे का जो इन्विटेशन किट बॉक्स होता है विशेष रूप से तैयार किया गया एक हस्त निर्मित उपहार है, जिसे राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम समारोह में प्रस्तुत किया गया था। यह पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है, जिसमें सिक्की घास का डब्बा जो किट बॉक्स था, मधुबनी कला और टसर रेशम जैसी वस्तुएं शामिल थी। अब ये इंडिपेंडेंस डे किट बॉक्स जो होता है, जो इनविटेशन बॉक्स होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो आप देख रहे हैं यही है आपका सिक्की घास, इसी से बनाया गया था। ये मधुबनी पेंटिंग्स का उदाहरण है और भी बाकी जो स्टेट्स जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उसके भी कल्चर्स इसमें डिनोट किए गए थे। अब चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था। तो इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। नया आयकर अधिनियम 2025 किस पुराने अधिनियम का स्थान लेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये जो नया आयकर अधिनियम 2025 है ये अगस्त 2025 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था और 21 अगस्त को राष्ट्रपति का भी अप्रूवल मिल गया था। ये 1961 में जो एक्ट बना था ये 64 साल पुराना अधिनियम है, उसको ये रिप्लेस करेगा। हालांकि ये एक्ट तो बन गया है यानी कि कंप्लीटली पास हो गया है, लेकिन इसका लागू किया जाएगा नए फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल 2026 से। अब इसमें क्या विशेषता है, तो ये छोटे करदाता अब पिछले 4 वर्षों तक के अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं और कुछ मामलों में समय सीमा बीत जाने के बाद भी बिना जुर्माने के रिटर्न भर सकते हैं। तो ये बेसिकली छोटे जो टैक्स पेयर हैं, जो कम अमाउंट के टैक्स पे करते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ये 4 साल के अपडेटेड रिटर्न भी एक साथ भर सकते हैं और अगर ये रिटर्न फाइल करने का समय सीमा खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको फाइन पे करना होता। तो इसमें फाइन वाला जो सिस्टम है वो हटा दिया गया है। नया अधिनियम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 9 महीने के भीतर आईटीआर भरने की अनुमति देता है। पहले ये जो समय सीमा थी वह कम थी, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें आपको 3 महीना तक ही दिया जाता था कि मैक्सिमम आप 3 महीना के भीतर जो फाइनेंशियल खत्म हुआ है उसके भीतर आपको आईटीआर फाइल करना है, नहीं तो उसके बाद आप पे करते हैं तो आपको फाइन लगेंगे। लेकिन ये 9 महीना तक इसको एक्सटेंड कर दिया है नया जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क की घोषणा की है? तो देखिए ये जो इंपोर्ट ड्यूटी होता है ये लगाया जाता है वस्तुओं को अपने देश में महंगा करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए में ये चीज इंपोर्ट कर दिया था कि अगर आप इंडिया से कोई वस्तु मंगाते हैं तो इतना % आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। वह इंपोर्ट ड्यूटी था 50%। तो बेसिकली आक्रामक व्यापारिक रुख अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अगस्त 2025 को भारत से
आयातित सभी वस्तुओं पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी की घोषणा की। कौन कौन से ज्यादा सेक्टर्स थे जिसपे ये लगाया गया है? तो टेक्सटाइल, रत्न एवं आभूषण, चमड़े के जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे प्रमुख भारतीय निर्यात क्षेत्रों पर 50% टैरिफ के कारण महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। जाहिर सा बात है कि अगर ये चीज वो यूएसए वाले मंगा रहे हैं इन सब से, तो वहां वो महंगा हो जाएगा, तो वो एक्सपोर्ट जो है, जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन सब सेक्टर्स के गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स ही, तो वो कम हो जाएगा। तो इसी के रिप्लाई में इंडिया ने भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया था। और साथ ही आपने सुना होगा उस समय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक रिप्लेसमेंट यानी इंडियन वर्जन ज़ूहू वह लॉन्च किया गया था। अश्विनी वैष्णव जी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और रेलवे मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था ज़ूहू के ही ऐप पे। इसको बहुत ज़्यादा विशेष बल दिया गया था कि ये इंडियन वर्जन होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, लेकिन उस समय काफ़ी ये चर्चे में था, लेकिन बाद में अभी के समय में इसका कोई नाम भी नहीं जानता। ये देखिए क्यों लाया गया था कि हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वो यूएसए के नेतृत्व में है। अगर यूएसए अगर इन सब चीज़ों को बढ़ा देता है, अगर कंट्रोल करता है, तो सोचिए कि इंडिया का क्या स्थिति होगा। इसीलिए इंडिया ने सोचा कि हम अपना ही वर्जन ये लॉन्च कर देते हैं। देखिए एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा, भले ही हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद हो गए हैं फिजिकली, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी भी हम लोग दूसरे देश के ही गुलाम हैं। चाहे यूएसए के लिए हम लोग सर्वर आईटी में हैं हो गए, चाहे गूगल हो गया या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उन सब पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। तो ये चीज़ एक अच्छी पहल थी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्फ्लुएंस नहीं किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल रक्षा उत्पादन का मूल्य क्या था? तो देखिए आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोग अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हमें 23-24 का डेटा याद करने की क्यों जरूरत है? तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1.50 लाख करोड़। तो 2023-24 में लगभग 1,50,590 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष अगर हम लोग बात करें तो ये मात्र 1.27 लाख करोड़ का ही था। ये जो हमें फिगर प्राप्त हुआ है, इतना का हमने डिफेंस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है, उसमें अगर हम लोग बोलें तो पीएसयूज का यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का 77% योगदान है। वही अगर प्राइवेट सेक्टर की हम लोग बात करें तो 23% का योगदान है इस फिगर को अचीव करने में। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया है तो वह पीएसयूज के द्वारा और बाकी प्राइवेट सेक्टर्स द्वारा 23%। अब शुरू में मैंने आपको बोला था कि 23-24 का डेटा हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है, तो इसका पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, उस समय कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा? 25-26, यही फाइनेंशियल ईयर होगा। अब हम लोग आते हैं बजट में, तो फरवरी 2025 में 25-26 का बजट प्रस्तुत किया गया होगा। उसी समय इकोनॉमिक सर्वे भी दिया गया होगा। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब क्या होता है कि हमने पिछले साल में क्या अचीव किया है। जिस समय ये बजट प्रस्तुत किया गया था फरवरी 2025 में, उस समय कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा? तो 24-25, क्योंकि फरवरी 2025 में ये इसका लास्ट क्वार्टर जो होता है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, वो चल रहा होगा। तो ये भी इनकम्प्लीट होगा। जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है उसमें 2 साल का डेटा होता है, एक 24-25 का, ये 3 क्वार्टर्स का, क्योंकि एक क्वार्टर का तो अभी वो होना बाकी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसके बाद जाके आप जुलाई अगस्त में ये पूरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का डेटा हमें मिलता है। लेकिन एक साल रहता है, एक फाइनेंशियल ईयर रहता है जिसका पूरा डेटा कंप्लीट रहता है, वो 23-24 का। तो 23-24 से ही आपका कुल रक्षा उत्पादन का वो जो मूल्य है, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना हमने इंपोर्ट किया, ये सारा सवाल इस 23-24 से ही रहेगा। अगर इस बार का हम लोग बजट पढ़ रहे हैं 2000, अभी कौन सा बजट प्रस्तुत किया गया होगा? 2026-27, जनवरी 2026 में। इकोनॉमिक सर्वे किसका होगा? तो 2025-26 का, लेकिन 25-26 भी कंप्लीट नहीं होगा, तो कंप्लीट किस साल का होगा? 2024-25 का। तो जो भी सवाल रहेंगे आप देख लीजिएगा 24-25 से ही रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इकोनॉमिक्स का। किस योजना का लक्ष्य 60 वर्ष की आयु के बाद छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 तक मासिक पेंशन प्रदान करना है? तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा गौर करके आप देखिएगा। पहले इसी तरीके का स्कीम आया था, ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए, जिनको 6,000 रुपया दिया जाता था सालाना, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है 3,000 रुपया मासिक पेंशन के रूप में उनको दिया जाएगा। कौन सा ऐसा स्कीम लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीएम किसान मानधन योजना। इस स्कीम का नाम था पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो ये देखिए, बेसिकली ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन योजना है। हर महीने ऐसे
किसान जो रेक्टिफाई किए जाएंगे उनको 3,000 रुपए की यानी कि मंथली पेंशन दिया जाएगा। अब अगला सेक्शन देखते हैं हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इससे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। 79 स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कितने कीर्ति चक्रों की घोषणा की गई है? तो कीर्ति चक्र एक तरीके का शौर्य सम्मान होता है जिसको हम लोग गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं। तो कितने कीर्ति चक्रों की घोषणा की गई है राष्ट्रपति के द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। तो ये जो 79th इंडिपेंडेंस डे था उसके अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों के लिए 4 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र सहित वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल देख लेते हैं इस अवार्ड्स के बारे में। ये जो शौर्य सम्मान होता है इसको वीरता सम्मान भी बोला जाता है और इंग्लिश में हम लोग इसको गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं। तो ये भारत में उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने सशस्त्र बलों में, कानूनी बलों या फिर नागरिकों के रूप में असाधारण साहस और बलिदान का प्रदर्शन दिया है। ये मरणोपरांत भी दिए जा सकते हैं और साल में ये 2 बार दिया जाता है, एक गणतंत्र दिवस के अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसको घोषित किया जाता है। कुछ सिविलियंस को भी ये अवार्ड दिए जाते हैं और ये बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा गया है इस शौर्य सम्मान को। एक युद्धकालीन वीरता पुरस्कार और दूसरा है आपका शांतकालीन वीरता पुरस्कार। तो युद्धकालीन वीरता पुरस्कार के तहत 3 अवार्ड्स आते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और शांतकालीन वीरता पुरस्कार की हम लोग बात करें तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये देखिए सीक्वेंस में मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि सबसे ऊंचा होता है परमवीर चक्र। जैसे इंडिया के केस में अगर हम लोग देखें सिविलियन अवार्ड्स तो वो होता है सबसे पहले भारत रत्न, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये देखिए शौर्य सम्मान की अगर हम लोग बात करें तो ये उसका सीक्वेंस है। शांतकालीन में सबसे ऊंचा होगा अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और सबसे लास्ट में शौर्य चक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71th नेशनल फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो ये देखिए 12th फेल, जवान, कटहल, अ जैकफ्रूट मिस्ट्री या फिर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो ये देखिए इसका भी नॉमिनेशन था। अब ऐसे ऐसे मूवी को भी नॉमिनेट किया जाता है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्मों के लिए, लेकिन इसके विनर कोई और है। उसका विनर है ऑप्शन सी कटहल, अ जैकफ्रूट मिस्ट्री। तो ये यशोवर्धन मिश्रा द्वारा निर्मित कटहल, अ जैकफ्रूट मिस्ट्री को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इस फिल्म को तो देख लीजिए। देखिए ये सब जो मूवी होते हैं थोड़े से डिफरेंट आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग मूवी होते हैं। बहुत ऐसा इसमें सुपर स्टार कास्ट इसमें नहीं होते हैं, एकाध रहेंगे, बाकी जो रहते हैं ये सब थिएटर एक्टर्स रहते हैं। तो इसीलिए ये सब जो मूवी होता है बहुत ही अच्छी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 अगस्त को। तो ये पारंपरिक जीवाश्म ईंधन यानी कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सेक्शन देखते हैं हम लोग स्पोर्ट्स से कुछ सवाल है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय सर्फर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रमेश बुदियाल। देखिए ये सर्फिंग स्पोर्ट्स इस तरीके का होता है जो समुद्र की लहरें पर ये कुछ बोटनुमा होता है, वो उस तरीके से सर्फ किया जाता है। तो ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में ओपन मेंस कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है रमेश बुदियाल जी ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 15वां जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्टेडियम में आयोजित फाइनल मैच में हरियाणा को 2-1 से हराकर 15वां जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है झारखंड ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। जून अगस्त 2025 में आयोजित भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। तो ये देखिए ये श्रृंखला 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई। और अगर हम लोग बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात करें तो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक टेस्ट सीरीज है, उसको नाम दिया गया है बॉर्डर गवास्कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में डूरंड कप का 134वां संस्करण किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। तो इन्होंने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फाइनल में डायमंड हार्बर को 6-1 से हराकर लगातार दूसरी बार डूरंड कप का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अब ये डूरंड कप क्या है? तो यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि डूरंड कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका पहला आयोजन इंडिया के शिमला में आयोजित किया गया था 1888 में।
चलिए अगला और आप सभी का फेवरेट सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। निसार किन दो एजेंसियों के बीच में एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसरो और नासा। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं ताकि अगर क्वेश्चन का स्वरूप बदले तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर पाए। निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये दोनों देशों की स्पेस एजेंसी है, यानी कि इसरो और नासा के बीच में एक ऐतिहासिक संयुक्त मिशन है। इसको 30 जुलाई 2025 को GSLV S16 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। GSLV क्या होता है? जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, और रॉकेट का नाम क्या है? तो S16, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह निसार उपग्रह जो है प्रत्येक 12 दिनों में पृथ्वी की पूरी सतह का मानचित्रण करेगा, यानी कि उसका मैपिंग करेगा। यह पृथ्वी के इकोसिस्टम और बर्फ के द्रव्यमान में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए दिन और रात सभी मौसमों में डेटा प्रदान करता है। इसको 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2025 में परीक्षण की गई अग्नि 5 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? तो देखिए, ये बैलिस्टिक मिसाइल या फिर आपका सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल्स होते हैं, उन क्रूज मिसाइल्स, उन सब से भी सवाल रहते हैं एग्जाम में। तो यहाँ अग्नि 5 के बारे में पूछा जा रहा है कि उसकी मारक क्षमता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5000 किलोमीटर से अधिक। यह DRDO द्वारा विकसित है, एक अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। और 20 अगस्त 2025 को यह टेस्ट किया गया था, जिसमें एक स्पेशल पैतरेबाजी दिखाई गई थी जो 90 डिग्री टर्न है। 90 डिग्री टर्न कहने का मतलब कि वो मिसाइल अगर ऐसे चल रहा है तो एकदम 90 डिग्री पे ऐसे टर्न हो जाएगा। हम लोग अगर पैदल भी चल रहे हैं तो 90 डिग्री पे अचानक से नहीं टर्न कर पाएंगे, क्योंकि अगर करते हैं तो फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो ये इसका एक विशेष फीचर है जो रणनीतिक निरोध के लिए इसकी उच्च तकनीकी क्षमता को साबित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। जुलाई 2025 में DRDO द्वारा परीक्षण की गई प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली क्वाज़ाई बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? ये जो प्रलय एक मिसाइल है जो कि DRDO द्वारा टेस्ट किया गया था जुलाई 2025 में, ये एक सरफेस टू सरफेस मार करने वाली क्वाज़ाई बैलिस्टिक मिसाइल है। तो उसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 150 से 5000 किलोमीटर तक। तो ये देखिए, 500 से 1000 किलोग्राम तक का ये पेलोड ले जाने में सक्षम है, यानी कि जो आर्म्स एंड एमिनिशन होते हैं मिसाइल वगैरह, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 500 से 1000 किलोग्राम तक का। इसको गेम चेंजर माना जाता है प्रलय मिसाइल को। क्यों? क्योंकि इसे मोबाइल लॉन्चर से जल्दी से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी उच्च पैतरेबाजी जो क्षमता है, इसके कारण ये दुश्मन के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने में मदद करती है। कोई भी जो मिसाइल होती है उसकी फीचर सिर्फ ये नहीं होती कि उसकी मारक क्षमता ये है या फिर उसको मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है, ये एक एडिशनल फीचर है। लेकिन उसको जो दूसरे देशों के जो डिफेंस सिस्टम होते हैं, हर देशों का अपना डिफेंस सिस्टम होता है कि भैया कोई मिसाइल लॉन्च कर रहा है तो हम लोग क्या करो, रॉकेट लॉन्चर से उसको थोड़ी ये खत्म करोगे। उसका अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है जो बॉर्डर एरियाज पे लगे हुए रहते हैं। तो उससे बचने के लिए भी हमें इसे अपग्रेड करना होगा। ये प्रलय जो है काफ़ी एडवांस्ड ये मिसाइल है जो कि आपका जो दुश्मन देशों के डिफेंस सिस्टम है उससे बहुत अच्छे तरीके से ये बच सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अगस्त 2025 में गहरे समुद्र अभियान, समुद्र नाम इसको बोला जाता है, उसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर में कितनी गहराई तक पहुंच प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5002 मीटर। तो भारतीय साइंटिस्ट की एक टीम ने फ्रांसीसी नॉटिलस पनडुब्बी का उपयोग करके अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई तक पहुंच प्राप्त की है। यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत का अपना एक डीप ओशियन मिशन है, और ये जो समुद्रयान मिशन है जिसमें हमने फ्रांसीसी पनडुब्बी का इस्तेमाल किया था जिसका नाम नॉटिलस है, तो अगला जो हमारा मिशन है डीप ओशियन मिशन, जिसका लक्ष्य है अंततः स्वदेशी सबमरीन को इस्तेमाल करना, जिसका नाम है मत्स्य 6000। उसके साथ 6000 मीटर तक पहुंचना है, मतलब इतने डेप्थ में पहुंचना है। तो ये हमारे लिए एक तरीके का पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूपेक्स किन दो एजेंसियों के बीच चंद्रमा अन्वेषण के लिए एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है? यानी कि लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए लूपेक्स मिशन किन दोनों स्पेस एजेंसियों का ये कंबाइंड मिशन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसरो और जाक्सा। लूपेक्स का फुल फॉर्म होता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ ध्रुव का पता लगाने के लिए भारत के इसरो और जापान के जाक्सा का एक संयुक्त मिशन है। इसे द्विपक्षीय हाईटेक सहयोग के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत का पहला
अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। तो हैदराबाद स्थित नेशनल रिसोर्स इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने रीजनरेटिव चिकित्सा, डिजीज मॉडलिंग और पशुधन प्रजनन अनुसंधान के लिए इस सुविधा की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला स्टेम सेल बैंक और लेबोरेटरी कहाँ खोला गया है, किस शहर में खोला गया है? तो उसका आंसर होगा हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि अभी बीपीएससी एएसओ में इससे सवाल थे। पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 में भारत की मासिक बेरोजगारी दर क्या थी? तो ये पीएलएफएस रिपोर्ट क्या होता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। उसमें ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट जुलाई 2025 में क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5.2%। तो इस रिपोर्ट के अनुसार मासिक बेरोजगारी दर जुलाई 2025 में 5.2 घट के रह गई है, लेकिन 2024 में यह 5.6 थी मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसका संचालन कौन करता है? तो मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑफिस बोलिए, उसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारत के अंतरिक्ष रोड मैप के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी बीएएस का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च होने की उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2028। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये देखिए पहला ऐसा मिशन है जो इंडिया आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तर्ज पर लॉन्च करने वाला। तो इसमें कई सारे मॉड्यूल्स हैं, लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है कि इसका पहला मॉड्यूल कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 में। ये देखिए 2035 तक इस स्टेशन को पूरी तरीके से चालू करने का लक्ष्य है। पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा 2028 में, लेकिन फाइनली इसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने का, पूरा मॉड्यूल लॉन्च करने का वो लक्ष्य है 2035। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तर्ज पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा और इसके तहत 5 विभिन्न मॉड्यूल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इस बैक्टीरिया की प्रजाति की खोज की गई है जो पीईटी यानी पॉलीइथिलीन टेराफैथलेट प्लास्टिक को तोड़ सकती है। तो ये पीईटी एक तरीके का प्लास्टिक का ही प्रजाति होता है, एक तरीके का प्लास्टिक का ही ये रूप है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा जो आप लोग पानी के बॉटल्स खरीदते हैं, बिस्लेरी हो गया या किसी भी कंपनी का, वो पेट बॉटल ही होता है, उसी कंपोनेंट से बना हुआ होता है। तो प्लास्टिक का कोई भी फॉर्म है एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि ये डिग्रेड नहीं, सड़ता गलता नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने एक बैक्टीरिया की खोज की है, एक तरीके की स्पीसीज की खोज की है जो इस पेट जो कंपोनेंट है उसको तोड़ सके। और तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइडियोनेला सकाइंसिस। ये जापान में खोजा गया एक अनोखा बैक्टीरिया है जो पेट प्लास्टिक को हार्मलेस कंपोनेंट में तोड़ने के लिए सक्षम एंजाइम्स बनाता है। मतलब कि ये क्या कर देगा, ऐसा एंजाइम जनरेट करेगा जो ये पेट कंपोनेंट है, पेट प्लास्टिक है, उसको हार्मलेस कंपोनेंट में वो तोड़ देगा। फिर इन प्लास्टिक के टुकड़ों का उपयोग ऊर्जा और कार्बन के स्रोत के रूप में कर सकता है ये तोड़ने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स यानी कि जैव प्रबलित फसलों के संदर्भ में पीपीएम का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्ट्स पर मिलियन। ये पदार्थों की सूक्ष्म सांद्रता यानी कि माइक्रो कॉन्सेंट्रेशन को मापने के लिए एक तरीके का यूनिट होता है। जैसे कि कोई भी फसल में जिंक जो है, जिंक का सबसे मिनिमम क्वांटिटी क्या उसमें होगा उस फसल में, वो हम लोग पार्ट्स पर मिलियन के तहत ही उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। जिंक की मात्रा, आयरन की मात्रा, ये सब जो पोषक तत्व होते हैं किसी भी फसल में, तो उनका माइक्रो कॉन्सेंट्रेशन लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीके का ये यूनिट होता है पीपीएम। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। अब बहुत ही जल्दी मैं नवंबर और दिसंबर का कंटेंट अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।